Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राष्ट्रीय ब्रांड यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हर रोज मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और अपने अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलिएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय ब्रांड के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप आप सभी के लिए अवेलेबल है। सो आप इस चैनल के अबाउट में जाकर फॉर्म फिल कर जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। फीमेल्स के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, सो वो भी फॉर्म फिल कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकती है। अब ज़्यादा देर ना करते हुए ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। क्या आप यूट्यूबर हैं? क्या आप अपने चैनल पर म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक या साउंड इफेक्ट्स लगाते हैं? क्या बार बार आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक या डिलीट होने का खतरा बना रहता है? अब आपको घबराने की जरूरत नहीं। राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम लेकर आई है खास ऑडियो लाइब्रेरी। सिर्फ 500 रुपए में इस लाइब्रेरी में आपको मिलेंगे लाइफ टाइम एक्सेस, अलग अलग कैटेगरी के बैकग्राउंड म्यूजिक, हाई क्वालिटी साउंड इफेक्ट्स, पूरी तरह कॉपीराइट फ्री कंटेंट। अब चैनल पर वीडियो बनाइए, मनपसंद म्यूजिक और इफेक्ट्स लगाइए। न कोई कॉपीराइट क्लेम, न कोई कॉपीराइट स्ट्राइक और न ही किसी तरह का चैनल डिलीट होने का डर। खरीदने के लिए अभी कॉल करें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर +91 9205326639। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें और पाएं 500 रुपए में ऑडियो लाइब्रेरी का फ्री लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन, सिर्फ राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम के साथ। नमस्कार, आज का डीप डाइव एक बहुत ही कमाल की शख्सियत पर है, पैगी चोंग। जी हाँ, जिन्हें ब्लाइंड हिस्ट्री लेडी भी कहा जाता है। बिल्कुल, हमारे पास एक लेख है जो बताता है कि कैसे वो दृष्टि बाधित लोगों के भूले बिसरे इतिहास को सामने ला रही हैं। तो इस डीप डाइव में हम पैगी चोंग के इसी अनोखे काम को समझेंगे। मतलब वो अमेरिका में उन दृष्टि बाधित नायकों की कहानियों को जिंदा कर रही हैं जिन्हें इतिहास ने जैसे भुला ही दिया था। हाँ, और ये उस बात से काफी अलग है जो स्रोत में लिखी है कि भारत जैसे देशों में दृष्टि बाधित महापुरुषों के योगदान को अक्सर नजरअंदाज किया गया है। सही बात है। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में 20वीं सदी से इस पर कुछ काम शुरू हुआ। बिल्कुल। तो चलिए पता लगाते हैं इसके बारे में। और जी, पैगी चोंग की कहानी उनके अपने घर से शुरू होती है। उनकी माँ और 3 बहनें दृष्टिबाधित थी। अच्छा। तो उन्हें इस समुदाय की चुनौतियों और ताकत, मतलब दोनों की, बहुत गहरी समझ थी। हाँ, ये तो है। बचपन में उन्होंने समुदाय के लोगों को शायद कम आमदनी वाले काम करते देखा होगा। हाँ बिल्कुल, पर बाद में उन्होंने वकील, टीचर, बिजनेसमैन जैसे पेशेवर भी उभरते देखे। और यहीं से, मतलब उनके अपने तजुर्बे से इतिहास के लिए उनका जुनून जागा। बातें 70 के दशक की, जब वो कोई 20 साल की थी। मिनेसोटा में नेत्रहीनों के लिए बने एक घर की पुरानी फाइलें साफ करते हुए उन्हें पता चला एक दृष्टिहीन सेनेटर के बारे में। अरे वाह, एक ऐसी बात जो उन्हें पता ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं। और बस इसी एक खोज ने उन्हें अपने दृष्टि बाधित पुरखों का इतिहास खंगालने के लिए जैसे प्रेरित कर दिया। कमाल है। और उनका ज्यादातर काम कोलोराडो पर केंद्रित है ना? जी हाँ, कोलोराडो पर, जहाँ कई दृष्टि बाधित लोग नेता रहे, पेशेवर रहे, एक्टिविस्ट रहे। पर उनकी कहानियाँ, हाँ, वो अनकही रह गईं, कहीं दबी हुई। यहीं पर ये दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल। और उनके शोध से एक बड़ा नाम सामने आया, एलियस अमून्स। अमून्स? हाँ, एलियस अमून्स, जो 1913 से 1915 तक कोलोराडो के गवर्नर रहे और वो कानूनी तौर पर दृष्टिहीन थे। गवर्नर? दृष्टिहीन? ये तो। हाँ, किशोरावस्था में खसरे की वजह से उनकी नजर धीरे धीरे कम हुई थी। गवर्नर बनने के बाद वो दूसरे दृष्टिहीन लोगों से मिले और यहीं पर दिलचस्प बात यह है कि इन मुलाकातों ने उन्हें एहसास दिलाया कि जिन वयस्कों की नजर बाद में जाती है
उन्हें सिर्फ स्कूली शिक्षा नहीं चाहिए, अच्छा, तो क्या चाहिए था? उन्हें नौकरी के लिए नई तकनीकें चाहिए थीं, पढ़ने लिखने के अलग तरीके चाहिए थे। सही बात है, जरूरतें अलग होती हैं। बिल्कुल। और उनके प्रयासों से ही 1918 में दृष्टिहीनों के लिए कमीशन बना। 1918 में, ये तो काफी पहले की बात है, मतलब उस जमाने के हिसाब से बहुत आगे की सोच थी। जी हाँ, काफी प्रगतिशील कदम था वो। लेकिन खुद कानूनी तौर पर दृष्टिहीन होकर ये सब करना आसान तो नहीं रहा होगा। लेख में लिखा है कि ऐतिहासिक दस्तावेज अक्सर मतलब बक्सों में बंद, फफूंदी लगे या खराब हालत में मिलते थे। हाँ बिल्कुल, जिन्हें वो सीधे पढ़ नहीं सकती थी। तो फिर कैसे किया उन्होंने? ये एक बड़ी चुनौती थी, तो उन्होंने रास्ता निकाला डिजिटाइजेशन का। डिजिटाइजेशन मतलब कंप्यूटर पर लाना। हाँ, कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने 100 से ज्यादा वॉलंटियर्स की मदद ली। कमाल की बात है। 100 से ज्यादा? जी। इन वॉलंटियर्स ने फाइलों को स्कैन किया, OCR तकनीक का इस्तेमाल किया, और जहां पुराने फॉन्ट की वजह से OCR ठीक से काम नहीं कर पाया, हाँ, पुरानी फाइलों में दिक्कत आती है। बिल्कुल, वहां उन्होंने मैन्युअली टाइप करके डिजिटल फाइलें बनाई। बाप रे, काफी मेहनत वाला काम रहा होगा ये तो। बहुत ज्यादा। पर इससे हुआ ये कि ये सारी जानकारी स्क्रीन रीडर या ब्रेल डिस्प्ले पर पढ़ने लायक बन गई। अच्छा, यानी अब एक्सेसिबल हो गई। हाँ, अब ये कोलोराडो वर्चुअल लाइब्रेरी के जरिए सबके लिए उपलब्ध है। वो अपने शोध के लिए फोन कॉल्स और छोटे मोटे डोनेशन का भी सहारा लेती हैं। सच में उनका समर्पण कमाल का है, और उनके इस जबरदस्त काम को पहचान भी मिली है ना? जी हाँ, 2020 में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड USA ने उन्हें प्रतिष्ठित जैकब बॉलेटिन अवार्ड दिया। जैकब बॉलेटिन अवार्ड, और साथ में $5000 भी। हाँ, और इस इनामी राशि से वो अब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में हार्मन फाउंडेशन प्रोजेक्ट पर रिसर्च करना चाहते हैं। ये 1928 से 1932 का प्रोजेक्ट है। हार्मन फाउंडेशन प्रोजेक्ट, ये क्या था? ये प्रोजेक्ट हेलन केलर जैसे मशहूर लोगों को नहीं, अच्छा, बल्कि आम दृष्टिहीन लोगों जैसे कोई झाड़ू बनाने वाला या कालीन बेचने वाला या पियानो सिखाने वाला, उनको आर्थिक मदद देता था। अरे वाह, मतलब आम लोगों की कहानियां। बिल्कुल, वो इन गुमनाम नायकों की कहानियों को दुनिया के सामने लाने के लिए बहुत उत्साहित है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। हाँ। अगर हम कोलोराडो के इतिहास को थोड़ा और देखें तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए हालात मिले जुले रहे हैं, जैसा लेख बताता है। हाँ, एक स्कूल तो जल्दी खुल गया था, लेकिन वयस्कों के लिए जो सेवाएं थी उनमें 1940s के दशक तक काफी कमी थी। तो समुदाय ने फिर खुद को संगठित किया होगा। जी हाँ, और सफेद बेत कानून जैसे नियम अपनाए गए। ये वो कानून है जो दृष्टिहीन व्यक्ति को सफेद बेंत के साथ सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देते हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, पर ट्रांसपोर्टेशन आज भी शायद एक मसला है। हाँ, वो अब भी एक चुनौती है। पैगी अपने निजी संघर्षों के बारे में भी बताती है ना, जैसे एक आम जिंदगी जीने की चाहत। हाँ, रोल मॉडल्स की कमी महसूस होना, लोगों से घुलने मिलने में थोड़ी झिझक होना। उन्होंने एक छोटी सी मजेदार तरकीब भी बताई, हाँ। जो उन्हें भीड़ में मदद करती थी। अच्छा, क्या थी वो? हाथ में कॉफी का कप लेकर घूमना। कॉफी का कप? उससे क्या होता था? वो कहती हैं कि इससे लोग खुद ही बात करने आ जाते थे। एक तरह का आइस ब्रेकर बन गया वो कप। हाँ, कमाल है, कॉफी कप बतौर आइस ब्रेकर। ये दिखाता है कि कभी कभी छोटी छोटी व्यवहारिक तरकीबें भी कितना मायने रखती हैं, मतलब मनोवैज्ञानिक तौर पे भी। बिल्कुल। सामाजिक मेलजोल के लिए सिर्फ भूली बिसरी कहानियां सामने आ रही हैं, बल्कि एक ज्यादा समावेशी, एक बेहतर भविष्य की नींव भी रखी जा रही है। और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है, जो स्रोत ने भी उठाया था। क्या सवाल? कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया की तुलना में भारत में दृष्टिबाधित शख्सियतों का ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण कम क्यों है या कम लगता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो विचार करने के लिए यह है कि भारतीय संदर्भ में अपने पैगी चोंग्स और एलियास एमंस को खोजने और उनके योगदान को सामने लाने के लिए, उनका जश्न मनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत